थैंक यू। आप में से कोई लैपटॉप यूज कर रहा है क्या? आप में से कोई लैपटॉप यूज करता है क्या? हाँ मैंने ऑन कर दिया इंस्टा, थैंक यू। कोई लैपटॉप यूज करता है आप में से? ऑन करता है, जल्दी बताओ अगर करता है तो कोई। मैं निखिल, तुम लैपटॉप यूज कर रहे हो? हिमांशु एडमिट कर लेना चाहिए। अगर आप में से कोई लैपटॉप यूज करता है और रिकॉर्ड करना चाहता है तो वो भी रिकॉर्ड कर सकता है। मेरे पास एक फंक्शन है जिससे आप भी रिकॉर्ड कर सकते हो, मैं आपको अलाउ कर सकता हूँ जैसे रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ वैसे। चलो, आवाज आवाज बंद कर लो बच्चों में प्यार प्लीज। अपने आप को म्यूट पे रखना क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। ठीक है। तो एंगल ऑफ डिवीजन देखते हैं हम यहाँ पे। हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं? इन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था ना। ठीक है, जब प्लेन रिफ्लेक्शन होता है फॉर्मूला क्या निकल के आया था? इस वाले केस में बता मुझे फॉर्मूला क्या निकल के आया था? आप सबने पढ़ रखा है। इस वाले केस में आपका एंगल ऑफ डिवीजन फॉर्मूला क्या था बताओ? अरे राहुल, राहुल ऐसी हरकतें नहीं बेटा। तो एंगल ऑफ डिवीजन फॉर्मूला क्या था? 1 - 2i। वेरी गुड रुचि। ठीक है, इसका फॉर्मूला निकल के आता था आपका 1 - 2i, जहाँ पे आई क्या था आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सबको पता है ये चीज तो? सर क्या सबको पता है? ये फॉर्मूला मैंने करवाया था वहाँ पे। कैसे करवाया था मैंने? इसको आगे एक्सटेंड कर दिया था। ये आई है तो ये भी आई होगा, बच्चा क्या? 180 - 2i। क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज आपको डायग्राम ना समझ में आएगा। सेम अगर यहाँ पे कैसे बात करते हैं, अगर हमका हमारा रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं, हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन में अगर हम बात करते हैं कि आपका रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो समझो इस बात को कि मान लीजिए कि एक एक मीडियम है, दूसरा मीडियम है, बस आपको डायग्राम बनाना, जिसको डायग्राम बनाना आता है वो बड़े आराम से इसको समझ जाएगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे एक सेपरेटिंग मीडियम है, आपका सेपरेटिंग लाइन सरफेस है जो भी है, उसके बाद यहाँ पे आ रही है आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रही है। यहाँ पे आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल के आ रही है, ध्यान देना। यहाँ पे आपका इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो उसके बाद आप नॉर्मल, आ गई। उसके बाद आप नॉर्मल तो जानते हो। किसी ने कुछ बोला? मत बोलो। चलो, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये इस तरह से आपकी मान लीजिए इंसिडेंट रे आ रही है, या फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे आप नॉर्मल बनाते हो। यहाँ पे आप क्या करते हो? एक नॉर्मल बनाते हो। ये बनाते मान लीजिए आपने नॉर्मल, ठीक है। और ये आपका मीडियम वन हो गया। यहाँ पे आपने ले लिया कि सर ये मेरा मीडियम वन है और ये मेरा मीडियम टू है, ठीक है। और मैंने बोला कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ये होता है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। जब आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो लाइट दो तरह से रिफ्लेक्ट हो सकती है ना। लाइट आपकी दो तरह से रिफ्लेक्ट हो सकती है, क्या? या तो नॉर्मल के पास आ सकती है, मैंने पहला वाला केस बना दिया, आपको नॉर्मल के पास आ गई। ऐसे अगर मैं दूसरे वाले केस की बात करूं जल्दी जल्दी से, दूसरे वाले केस की अगर मैं बात करूं आपकी जल्दी जल्दी से, तो क्या हो सकता है आपका? सर इस तरह से आपकी लाइन बन जाएगी, इस तरह से एक लाइन बन जाएगी आपकी, ठीक है। इंसिडेंट रे आ रही होगी, तो सारी बातें वाली बातें आप जानते ही हो, इंसिडेंट रे आ रही होगी, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट क्या हो जाएगा दूसरे केस में आपका? कि आपका दूर जा रही है यहाँ से, ऐसे करके नॉर्मल से दूर जा रही है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। दोनों केस में हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, डायरेक्शन सेम ही आएगी। ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है? ऑनलाइन वाले में नहीं हुआ है। ये एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन कुछ नहीं आपका सर, सिंपल चीज है कि मैं बोलता हूँ कि जो रे का ओरिजिनल पाथ था, जो रे का प्रीवियस पाथ हुआ करता था, जो रे का प्रीवियस पाथ हुआ करता था, मतलब जैसे अगर डायग्राम में देखो, सर पहले आपकी इस रास्ते से आ रही थी, वो पहला रास्ता था, ठीक है। उससे कितना मुड़ गई आपकी लाइन, उससे कितना मुड़ गई, और इस केस में क्या होगा सर? पहले लाइन यहाँ पे जा रही थी और बाद में कहीं मुड़ गई, तो वो कितना मुड़ गई उसको देखो डायग्राम में। मैंने बोला कि कितना मुड़ गई, तो इस केस में पहला ये था आपका ओरिजिनल पाथ। अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो इस लाइन पे आ रही थी, इसी लाइन पे चली जाती, तो क्या वो इस तरफ मुड़ गई? हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और यहाँ पे कैसा दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है क्लॉकवाइज। सिमिलरली इसमें ये क्या था आपका? ओरिजिनल पाथ। तो क्या होता है? ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ गई आपकी लाइट, ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ जाती है आपकी लाइट, को हम बोलते हैं आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये इस तरफ मुड़ गई, इस टाइम क्या हो जाएगा? डेल्टा एस हो जाएगा, लेकिन क्लॉकवाइज, यहाँ सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज है आपका और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम बात करें वैल्यू की, रेज कर रहे हो आप, रेज मत करो, चैट में लिखो, ठीक है। अगर गलती से हो रहा है तो ध्यान दो थोड़ा सा। अगर मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू, बच्चा बच्चा निकाल सकता है इसकी वैल्यू कैसे? देखिए सर, ओके कोई बात नहीं, गलत बच्चा निकाल सकता है, कैसे सुनो? तो मैं बोलूंगा देखो ध्यान दो, अगर अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
ठीक है, ऐसे आप बचपन में सीखे हो ना, मान लीजिए एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ठीक है, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी, ये भी कितना ही होगा, ये भी आई होगा ना, हाँ सर इतना ही होगा। तो ये लाइन देखो और फिर ये लाइन देखो, क्या अगर ये एंगल आई है तो क्या ये टोटल एंगल भी आई होना चाहिए, हाँ सर टोटल एंगल आई होना चाहिए। तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा सर, ये आर है, ये टोटल आई है, तो बचा हुआ एंगल डेल्टा क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा इन इस केस में आई बड़ा है तो आई माइनस आर लिख के आओगे, राइट। और फाइनली आप क्या लिख दोगे, क्लॉकवाइज लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिमिलरली जब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वही वाला कंसेप्ट, अगर ये टोटल आई है तो इस बार क्या हो जाएगा, ये टोटल आई है तो ये क्या हो जाएगा आपका आई के बराबर हो जाएगा, एक सेकंड और इसमें बात, सॉरी सॉरी एक सेकंड, ये हो जाएगा आपका, देखो ऐसे है लाइन, वर्टिकल लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है लाइन, ये इंसिडेंस है तो ये भी आपका इंसिडेंट हो जाएगा, तो नीचे से लेना है, तो आपका ये हो जाएगा आपका, मैंने ऊपर भी गलत बना दिया है, नहीं नहीं ऊपर तो सही है, ये हो जाएगा एंगल आई, ये हो गया आपका एंगल आई। अगर ये एंगल आई है तो और ये टोटल एंगल आर है तो बचा हुआ डेल्टा कितना हो जाएगा सर, डेल्टा हो जाएगा आर माइनस आई। बस फर्क क्या है, फर्क है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो एक बात तो तुम ध्यान दे रहे हो कि दोनों में जो वैल्यू आने वाली है ना, माइनस प्लस को छोड़ दिया जाए, जो वैल्यू आने वाली है वो सेम आने वाली है, एक में आई में से आर माइनस करना है, एक में आर में से आई माइनस करना है, डायरेक्शन तो उल्टी है। तो आप याद क्या रखो, एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या हो जाएगा आपका आई माइनस आर, और यहाँ लगा दो मॉड। एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा क्या याद रखो, आई माइनस आर लगा दो और लगा दो मॉड, ये याद रखो हमेशा, क्वेश्चन आते भी हैं इस पे, कई बार आए भी हैं अलग क्वेश्चन। तो डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ सिंगल रिफ्लेक्शन, एक और बात याद रखना, यहाँ पे हमने सिंगल रिफ्लेक्शन किया है, एक ही रिफ्लेक्शन, दो तीन बार रिफ्लेक्शन करेंगे अलग अलग लाइट आएगी तो उसमें अलग अलग आंसर आएगा, तो सिंगल रिफ्लेक्शन केस में आपका ये क्वेश्चन, ठीक है, सिंगल रिफ्लेक्शन केस में आपका डेल्टा क्या करता है, एंगल ऑफ डेविएशन आई माइनस आर निकल के आता है। और अगर डायरेक्शन के लिए तो आप डायग्राम बनाओ, डायरेक्शन के लिए सबसे बड़े तरीका होता है, मैक्सिमम टाइम आपसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूछता नहीं है, उसके लिए आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के जल्दी आंसर आ जाएगा, याद क्या रखो आई माइनस आर और आंसर ये है। आई होप कि ये वाली बात सुनी, एक किसी भी जगह पे जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे आंसर क्या मार दो, आई माइनस आर। अब कभी आई माइनस आर होगा, कभी आर माइनस आई होगा, तो उसके लिए आप डायग्राम बनाओ। आई होप कि ये एंगल ऑफ डेविएशन सबके समझ आया, सबके समझ आया नहीं आया, बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी बोल दो, जल्दी जल्दी बोल दो। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका यही एंगल ऑफ डेविएशन निकाल रहे हैं आपका, हम निकाल रहे हैं आपका ये सिंपल सा एंगल ऑफ डेविएशन इन प्लेन स्लैब। हमने कल स्लैब पढ़ी थी, तो स्लैब वाले केस में आज हम तीन चार केस पढ़ेंगे आपके एंगल ऑफ डेविएशन, फिर एंगल ऑफ डेविएशन एक अच्छा भी क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपका आईआईटी में पूछा गया था। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन इन स्लैब, मान लो मैंने आपके सामने एक स्लैब बना दी, सिंपल है, तो सर मेरे सामने एक स्लैब बना दी, एक स्लैब बना दी इस तरह से, उसके बाद मैंने क्या किया, आपका यहाँ पे एक लाइन लेके गया हमेशा की तरह, ठीक है, यहाँ से लाइन आती है इस तरह से आई टकराई, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर उसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, मैं रिफ्लेक्शन का डायग्राम बना रहा हूँ, नॉर्मल नॉर्मल हम बना के देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे वापस आएंगे, फिर वो बाहर जाएगी, बाहर ऐसी जाएगी क्योंकि मैंने अगर ऊपर वाले रेयर को माना है तो उसी हिसाब से मेरे सारे होंगे, अगर ऊपर वाले को मैंने रेयर माना है और नीचे वाले को डेंसर माना है तो ये इस तरह से बन जाएगी। तो हर बच्चा बहुत ही आसानी से बिना दिमाग लगाए हर बच्चा मुझे ये तो बता सकता है कि सर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ऑटोमेटिक पैरेलल होंगी, क्यों होंगी सर, साफ सीधी बात है, क्वेश्चन डिस्कस, यहाँ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एंड में क्लास के, पहले हम थोड़ी थ्योरी कवर कर लेते हैं, सिलेबस थोड़ा सा पीछे छूट रहा है, सिलेबस कंप्लीट भी करना है ना। तो देखो, तो यहाँ पे क्या बोला मैंने कि यहाँ पे आपका नॉर्म बन गया इस तरह से, ठीक है, ये बन गया, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्म बन गया इस तरह से, दो नॉर्म बन गए, बच्चा बच्चा बिना देखे बिना पेन उठाए भी बता सकता है कि ये फर्स्ट वाली लाइन, मतलब ये आपकी ये वाली लाइन, आपकी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होंगी, क्यों, क्योंकि देखो वो उसका प्रूफ कर लेते हैं। साफ सीधी बात है कि अगर ये एंगल आई है, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या होगा सर, ये एंगल आर होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90, क्योंकि नॉर्मल 90 बनाता है, ये 90, तो हर बच्चा जानता है कि अगर ये पैरेलल लाइंस होती है और ऐसी लाइन जा रही है, पैरेलल लाइंस जा रही हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी क्या हो जाएगा सर, ये भी आर हो जाएगा। अगर ये आर है, वापस से स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या ये भी आई निकल के आना चाहिए, हाँ सर आना चाहिए। अब तुम खुद सोचो, एक लाइन ऐसे जा रही है, वो यहाँ पे एंगल बना रही है आपका आई, एक लाइन ऐसे ऐसे इससे नीचे वाली जो पैरेलल है उससे जा रही है और यहाँ से एंगल बना रही है, तो ये आप फिर से करस्पॉन्डिंग आउटर एक्सटीरियर एंगल जो आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, उसके हेड से आप बोल सकते हो कि ये फर्स्ट वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। और अगर पैरेलल हो गई तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आता है बताओ जल्दी से, अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना निकल के आता है, कर लेंगे उसको भी हम,
उसको हम प्रूव भी कर देंगे। पर मैंने आपको चीज बताई हुई है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका एंगल ऑफ डेविएशन क्या निकल के आएगा, सीधा सीधा तुम्हें बताना चाहिए। अगर दो लाइन पैरेलल है, इस तरह से एक लाइन है, इस तरह से एक लाइन है, तो इनके बीच में एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? अबे जीरो हो गया ना, बोल नहीं था बेच रहा हूँ। अरे 180 नहीं, 180 तो यहाँ होता है, देखो ऐसे होता है 180 दिया, ये एक लाइन हो गई, ये होगी, इसको हम 180 बोलते हैं। ठीक है, इसको हम 180 बोलते हैं। जैसे किस किस में आया था 180, याद होगा, मैंने बोला 90 डिग्री पे दो मिरर हैं, अगर 90 डिग्री पे दो मिरर होते हैं और कोई भी लाइट आ रही है किसी भी एंगल पे आ रही है और यहाँ से टकरा के जा रही है, तो ऐसे जाती है ना, देखो ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, ये एंटी पैरेलल कहलाएंगे आपस में। किताबें इसको पैरेलल लिख देती है, पर मैंने वहां पे भी बताया था कि एक्चुअली पैरेलल लिखना शब्द गलत है, बेटर शब्द होगा एंटी पैरेलल। तो पैरेलल होगी, इनके बीच में आपका डेल्टा क्या निकल के आता था, 180 डिग्री निकल के आता था। लेकिन जब पैरेलल होंगी तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, चलो मैं आपको यही प्रूव करता हूँ कि देखो ये देखो, अगर पैरेलल होगी तो या तो एंगल 0 होना चाहिए या 180 डिग्री होना चाहिए। अगर पैरेलल है तो लाइन या तो 0 डिग्री होना चाहिए या 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मीनू जी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एंगल कैसे हो सकता है किसी के बीच में? अब सुनो, मैं यहाँ प्रूव कर देता हूँ उस बात को, वैसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं प्रूव भी करता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया फर्स्ट रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका सेकंड रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन आपका यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा 1 निकालूंगा, यहाँ पे डेल्टा 2 निकालूंगा। फॉर्मुला मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, आई माइनस आर होता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आई माइनस आर कौन बड़ा है कौन छोटा अपने आप दिख जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, बच्चा बच्चा मुझे यहाँ देख के बता सकता है। देखो डायग्राम में थोड़ी गड़बड़ होगी, इस चीज ध्यान देना। बच्चा बच्चा मुझे देख के बता सकता है कि ये ओरिजिनल पाथ था, तो यहाँ पे आई बड़ा है, या तो आई माइनस आर होगा या आर माइनस आई होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके हिसाब से आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई माइनस आर होगा, राइट। जब नीचे आता हूँ तो नीचे आपका इस तरह से ओरिजिनल पाथ है, इस तरह से ओरिजिनल पाथ है, तो इस टाइम पे ये आपका आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ सीधी बात है, आर छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पे सॉरी उल्टा तो बना दिया क्या यहाँ पे, अरे यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फर्क है ना, यहाँ पे आपका ये इस तरह से है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे ये है आपका क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बड़ा कौन है आई है, यहाँ पे छोटा कौन है आर है। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, दिक्कत वाली बात है कि ये आपका कैसा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है और ये कैसा है आपका क्लॉकवाइज है। किसी को समझ में ना आया हो कोई भी स्टेप तो बता देना। देखो साफ साफ देख रहे हो ना, नीचे वाली लाइन को तुम्हें साफ साफ देखना है, तो ये देखो ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन है, ऐसे जा रही है, ये ओरिजिनल पाथ था। ये अगर एंगल आर था, अगर ये एंगल आर था तो ये भी एंगल क्या है आपका आर होगा। लेकिन जो इंसिडेंट रे गई है वो तो यहाँ से गई है, बड़ी हो गई ना, तो ये क्या हो गया, ये आपका आई हो गया, तो नहीं आई बड़ा है, तो डेल्टा क्या लिखोगे आप, आई माइनस आर ही लिखोगे। पर दिक्कत क्या है कि आपका, दिक्कत क्या है कि वो कैसा है आपका, वो आपका क्लॉकवाइज है, ऊपर वाले में एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जिसने पहले आपका एंगल ऑफ डिविजन ढंग से पढ़ाया उसको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। अब दिक्कत क्या है, डेल्टा नेट, जब भी मेरे दो तीन चीजें होती हैं, दो तीन रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, दो तीन रिफ्लेक्शन होते हैं, डेल्टा नेट क्या होता है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। लेकिन मैंने कहा था डेल्टा 1 प्लस बी होता है माइनस बी, माइनस कब यूज करना है, जब दोनों अपोजिट होंगे, कि एक एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरा क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है दूसरा क्लॉकवाइज है। प्लस तब यूज करना है कि जब दोनों बोथ सेम, कि बोथ क्लॉकवाइज या बोथ एंटी क्लॉकवाइज हो, तब आप करते हो। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज है, तो आप माइनस करोगे। अब माइनस करने पे तुम देखो, एक है आई माइनस आर और दूसरा भी आई माइनस आर, जब माइनस करोगे यहाँ से तो आपका आंसर जीरो ही आने वाला है। जीरो आना भी चाहिए था और जीरो आ भी रहा है। आई होप कि छोटी सी बात आपको समझ आएगी, वरना तो ऑब्जर्वेशन से कोई बच्चा बता सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल है, और जब भी पैरेलल लाइन होती है तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन आपका 0 डिग्री होता है। वरना याद रखो, प्लेन स्लैब में आपका, प्लेन स्लैब में आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। आई बात समझ। नेक्स्ट सुनो, इस क्वेश्चन में प्लेन स्लैब में एक अच्छी चीज और आती है जिसको हमें पढ़ना जरूरी है, जिसका नाम है आपका लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट इन प्लेन स्लैब। अब ये क्या नाम, नई बीमारी, सुनो इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में और नीट में एक दो बार इसका नाम पूछा गया है। ठीक है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं प्रूफ करवाऊंगा, और प्रूफ उन्हीं को समझ में आएगा जिनकी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। इनको बस इतना पता होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच होता है। अगर इतना ही पता है तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, सुनो क्या होता है यहाँ पे, लेटरल शिफ्ट में कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, अब सुनो वो सब समझ जाओगे, यहाँ पर समझ, ज्यादा हिंदी बोल दी मैंने, तात्पर्य। मान लो ये स्लैब है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको साफ साफ सब कुछ देखें। तो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे क्या हुआ, ये आपने बना दिया, उसके बाद में आपने यहाँ से लाइट लेके आए हो। ठीक है, यहाँ से आप लाइट लेके आए, ये आई आपकी लाइट प्लेन स्लैब में, वो तो सबको पता ही है कैसे कैसे आती है लाइट। तो ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। बाद में क्या हुआ, मैंने यहाँ पे मान लो नॉर्मल, तो मैं बाद में लाऊंगा, फिर आपको इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो गई, जब वापस से बाहर जाएगी तो पहली वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी, और क्या हो जाएगी आपकी इस तरह से हो जाएगी, राइट। ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन पैरेलल है। अब एक बात पे ध्यान दो, सर पैरेलल हो गई है मैं मानता हूँ,
लेकिन क्या सेम रास्ते पे जा रही है? क्या सेम रास्ते से, मेरा कहने का मतलब ये ऐसे जा रही है और एक उसके थोड़ा ऊपर से शिफ्ट हो गई है, थोड़ा अलग हो गई, पैरेलल है, पैरेलल लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं, यानी कोइंसाइड नहीं कर रहे, पैरेलल है लेकिन कोइंसाइड नहीं कर रहे। तो क्या इनके बीच में गैप तो आ गया ना, एक लाइट ऐसे जा रही है, एक लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, तो गैप तो आ गया ना इनके बीच में। अब वही जो गैप होता है, उसी गैप को हम बच्चों क्या बोलते हैं आपका, उसी गैप को हम बोलते हैं आपका लेटरल शिफ्ट। अब उस गैप को मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ध्यान देना, उसी गैप को यहाँ पे दिखाने की कोशिश। तो मैंने बोला क्या सर, इस लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता, इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करता, इतना तो पता है कि नीचे वाली लाइन के पैरेलल तो आ रही है, इतना तो मुझे दिख रहा है कि नीचे वाली लाइन के क्या है, पैरेलल तो है, लेकिन इस वाली लाइन के बीच में, इस वाली लाइन के बीच में, दोनों लाइन पैरेलल तो है, लेकिन इनके बीच में एक चेंज आ गया ना, एक शिफ्ट हो गई लाइन। पहले लाइन जो सीधी जा रही थी वो शिफ्ट हो गई, हाँ पैरेलल की वजह से एंगल ऑफ डिवीजन कुछ नहीं आया, बेंडिंग नहीं हुई, टोटल नेट बेंडिंग क्या है, जीरो है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपका शिफ्ट तो हुई है ना, उस शिफ्ट को निकालना होता है हमको कि शिफ्ट की वैल्यू कितनी है, आप समझ लो शिफ्ट की वैल्यू ध्यान है। तो इसी शिफ्ट को, जो शिफ्ट हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को हम बोलते हैं आपका लेटरल शिफ्ट इन प्लेन स्लैब। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं आपका, लेटरल शिफ्ट इन प्लेन स्लैब। और इसको मैं एस लेटरल नाम से दिखा रहा हूँ, अलग अलग किताबें अलग नाम से बोल सकती हैं, कोई एक्स बोलता है, कोई वाई बोलता है, पर उससे मतलब नहीं होती, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वैल्यू के लिए फॉर्मूला डिराइव जो होता है, डेरिवेशन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला पूछा गया है, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि अगर आपके आंखों के सामने एक चीज आ चुकी है एक बार, तो कम से कम आप एग्जाम में सॉल्व तो कर सकते हो, कुछ तो कर सकते हो। कल को अचानक आ गया तो आप समझ नहीं पाओगे पूछा क्या है, तो वो वाली कंडीशन ना है। तो सुनो, मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाता हूँ सारे, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बनेगा और यहाँ पे नॉर्मल इस तरह से बनेगा, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट्स के नाम देता हूँ, मैं इस नॉर्मल को जानबूझ के यहाँ तक खींच के दे रहा हूँ, कुछ रीजन है समझना उसको, जानबूझ के यहाँ तक खींच रहा हूँ। एक और बात, इस स्लैब की तुम्हें पता ही होगा इतना, तो स्लैब की हमेशा थिकनेस दी जाती है, हमने जितने भी अभी सवाल किए थे सब पिछले बार में, स्लैब की थिकनेस भी आपको दी हुई थी, ठीक है, और वो क्या मानता है आपका, टी मानता है। तो यहाँ पे टी क्या है आपकी, थिकनेस ऑफ स्लैब है। अब सुनना ध्यान से, अब देखो क्या है यहाँ पे चीज, देखो जो बता रहा हूँ ना बेटा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं, पहली बात तो आसान नहीं है, बल्कि आपके लिए तो आसान चीजें नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन समझ लोगे ना तो बहुत चीजें तुम्हें अच्छी लगेंगी पढ़ने में। फिजिक्स वही वाली बात है, इसका शिफ्ट होता है, कितना शिफ्ट होगा, ये सारी चीज समझ में आती है ना। देखो डायग्राम में दिखाना, साफ साफ डायग्राम बनाना मेरा काम है, डायग्राम में व्यू करवाना मेरा काम है, इमेजिनेशन करवाना मेरा काम है, और उसको इमेजिन करना, उसको अपने अंदर लेना, इनपुट मेरा काम है, आउटपुट आपका काम है, तो आपको आउटपुट करके दिखाना है उसको, वो सब अपने देखेंगे। मैंने जानबूझ के इस लाइन को यहाँ पे खींचा, इन पॉइंट्स का मैं कुछ नाम कर रहा हूँ, इसका नाम ए कर देता हूँ, इसका नाम बी कर देता हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं सी कर देता हूँ, ठीक है। लेटरल शिफ्ट मुझे निकालना है। अब सुनो, अब कोई भी दो लाइन के बीच में जब डिस्टेंस की बात होती है, दो पे लाइन, तो मैं डिस्टेंस किस बोलता हूँ, जो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, मैंने कहा दो लाइन के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो आप कौन सा डिस्टेंस बताओ जिनको सबसे स्मॉल डिस्टेंस होता है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एसलेटरल और कुछ नहीं है, इन दो बीच का लाइन का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के इस सी पॉइंट से, जानबूझ के इस सी पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन डालता हूँ, एस करके। क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही जो लाइन मैंने बनाई है, ये जो लाइन बनाई यही क्या एस लेटरल के बराबर होगी ना। अभी मैंने इसको यहाँ नीचे अलग से इसलिए बनाया ताकि तो साफ साफ दिखे, वरना तुम जानते हो कि ये किसके बराबर होगी, ये भी एस लेटरल के बराबर होगी, ठीक है। और ये इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया आपका डी, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी, ठीक है। अब सुनो, ये एंगल क्या है, अब एंगल को दिखाते हैं, प्लीज ध्यान देना, कहीं भी गड़बड़ हुई समझना मुश्किल होगा, ये चीज मेरे लिए बार बार समझाना मुश्किल है, मैं दूसरी बार नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए प्लीज ध्यान दो। ये आई हो गया, ये क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये कितना होगा, तो सर ये आपका टोटल तो आई होगा, इसको मैं बोल सकता हूँ आपका आई माइनस आर, यही तो एंगल ऑफ डिविजन है। अगर एंगल ऑफ डिविजन नहीं पढ़ाया होता तो ये वाली चीज यहाँ पे समझ में नहीं आती कि यह आई माइनस आर है, राइट। कैसे, ये टोटल आई होगा, ठीक है, और ये बचा कितना होगा, आई माइनस आर होगा, ठीक है सर। अब सुनना, ये क्या करना है, ये भी परपेंडिकुलर डाला हो तो नॉर्मल था ऊपर। अगर हम ध्यान दें, अगर हम ध्यान दें इस बात पे, तो मैं देखता हूँ ट्राइंगल, एक बार ट्राइंगल प्यार से देखो, ट्राइंगल एबीसी को, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल है, ट्राइंगल एबीसी को देखते हैं। ट्राइंगल एबीसी में ये वाला ट्राइंगल देखो, मैं बहुत छोटा बना रहा हूँ, ट्राइंगल एबीसी को देखो, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी हो गया, राइट। और यहाँ पे ये एंगल क्या है सर, ये एंगल है आर, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, क्या ये जो ए बी साइड हो गया, टी के बराबर होगी ना, इसके बराबर है, टी के बराबर, राइट। अगर मैं बात करूँ ये एंगल आर है, तो मैं यहाँ पे हर बच्चा मुझे बता सकता है बड़े आराम से, बड़े आराम से कोई बच्चा मुझे बता सकता है, कौन एंटर कर गया, ठीक है सुनो, हर बच्चा मुझे आराम से बता सकता है कि कॉस आर कितना होगा। कॉस आर मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस। देखो ये बच्चों अगर नहीं पता हो तो एक बात बता दूं, बेस और परपेंडिकुलर किसी और चीज में बता चुका हूँ, बेस और परपेंडिकुलर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने थीटा कहाँ लिया। अगर मैंने थीटा यहाँ पे लिया है तो ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता ही है,
लेकिन मान लो कल को मैंने ये वाली चीज शायद मैंने बता रखी होगी, नहीं तो देखो, अगर मैंने कल को थीटा ये ले लिया, थीटा जिसके साथ होता है ना उसको हम बेस बोलते हैं, सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेस अपॉन बेस, क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूँ टी अपॉन ए सी लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो। यहाँ से ए सी क्या निकल के आ जाएगा सर, ए सी विल कम आउट टू बी टी अपॉन कॉस आर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्यों निकाला आपने ए सी, अभी समझ जाओगे, अभी समझ जाओगे, थोड़ी देर रुक जाओ बस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल देखता हूँ, ध्यान से देखना, ट्राइंगल देखो तुम, ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल देखो ए सी डी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया डी, इस ट्राइंगल देखो ए सी डी को। ठीक है, देखा। अब अगर इसकी बात करते हैं अपन, तो ट्राइंगल ए सी डी को बनाता हूँ मैं एक बार। ऐसे हो गया ये ट्राइंगल, ऐसे हो गया ये ट्राइंगल, और ऐसे हो गया 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल मैंने अभी ऊपर वहां बना रखा है, ये वाला एंगल कितना है सर, ये वाला एंगल है आपका, ये वाला एंगल है आपका आई माइनस आर बना रखा है। हाँ सर, मुझे यही तो निकालना है, यही तो है आपका एस लेटर, और ये क्या है आपका, ये ए है, ये सी है, और ये डी है। एक बार ही समझना है इसको, बार बार नहीं समझ पाऊंगा। एसी, अब बात ये, कुछ बच्चे बोलेंगे कि एसी क्यों निकाला था, मैंने एसी इस दिन के निकाला था, क्यों, क्योंकि इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन निकालता हूँ, साइन आई माइनस आर लगाता हूँ, साइन आई माइनस आर लगाता हूँ इस वाले ट्राइंगल में, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, यानी एस लेटरल अपॉन फिर से हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, एसी। बच्चा बच्चा लिख सकता है अब तो, एस लेटरल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एसी इंटू साइन आई। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आसान चीज नहीं है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आसान नहीं है, लेकिन समझ में ना आए ये नहीं हो सकता। कोई चीज हार्ड हो कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में ना आए ये नहीं हो सकता। अब एसी तो आप ऊपर निकाल चुके हैं ना, ये इसलिए मैंने निकाला था। यहाँ से क्या करोगे आप, एसी की वैल्यू यहाँ पटकोगे, और एसी का आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस। ये होता है एस मीटर का फॉर्मूला। मैंने फॉर्मूला याद करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा, पर इस तरह की चीजें अगर एक बार आंखों, कुछ कुछ किताबें इसको ऐसे लिखती हैं, टी एक ही बात है, कॉस आर का उल्टा क्या होता है, सेक आर, तो साइन आई माइनस आर लिख सकते हैं, एक ही बात है दोनों। तो कुछ किताबें ऐसे लिखती हैं, कुछ किताबें ऐसे लिखती हैं, पर देखो मैंने बिल्कुल कहा हार्ड चीज नहीं, सॉरी हार्ड है, आसान चीज नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि समझ में ना आए। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आया हो, किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट, कैसे कोई परेशानी, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार घर पे जाके और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में तो आ जाएगा, क्योंकि इससे आसान तरीके से कोई समझा नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया सबको? अरे बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो। ठीक, बहुत अच्छे से आ गए, हाँ वेरी गुड। स्टेप बाय स्टेप है, आप अगर घर पे बैठ के करोगे ना तो आप खुद भी करते हो। देखो एक और बात याद रखना, पढ़ने का तरीका क्या है फिजिक्स को, बच्चे बोलते हैं सर फिजिक्स को पढ़ने का तरीका क्या है, तो तरीका सिंपल सा है कि जो मैंने क्लास में पढ़ा दिया उसको खुद से अपने नोट्स से उतारो। ऑनलाइन में यही बोल रहा हूँ, वरना ऑफलाइन में तो क्या है, हम इंतजार करते हैं, तुम्हारे लिखने का टाइम देते हैं, तो घर पे बैठ के अपने नोट्स बनाओ खुद से, पहले देख के बनाओ, सब कुछ देख के, उसके बाद जब रिविजन करो ना, जब रिविजन करो उसके बाद रिविजन करते टाइम पे ऐसा करो कि एक बार पढ़ लिया, उसके बाद उसी चीज को किसी रफ में जल्दी जल्दी करो, और बिना देखे करो, उसी चीज को रफ में करो, बिना देखे करो, और बिना देखे जब तुम करोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा तुम्हें कितना आया है कितना नहीं आया है, और जहां अटको वहां नोट्स देख लो वापस, जहां अटको वहां पे वापस नोट्स देख लो, और उसके बाद मेरी गारंटी है कि वो तुम चीज कभी भूलने नहीं वाले अपनी जिंदगी में, क्योंकि देखो जो तुम्हें आज आता है ना वो तुम्हें कल भी आएगा। आज तुम्हें एबीसीडी आती है ना, तुम्हें कल भी एबीसीडी आएगी। आज तुम्हें जो भी चीज आती है वो तुम्हें कल भी आएगी। कौन सी चीज तुम्हें कल नहीं आएगी, जिस चीज में तुम्हें आज डाउट है, कौन सी चीज में तुम्हें दिक्कत हो सकती है जिसमें आज तुम्हें डाउट है, डाउट कहाँ होगा कैसे पता चलेगा, आज सवाल लगाओ, आज वो चीजें करो जो शायद तुमसे हो नहीं पा रही है, आज उन चीजों को सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं हो पा रहे कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन करो। जब तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई 20 में से या 25 में से मेरे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो हो रहे हैं, वो क्वेश्चन जो आज हो रहे हैं ना बेटा तुमसे, मेरी गारंटी वो तुमसे कल एग्जाम में भी हो जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन तुमसे आज नहीं हो रहे हैं वही तुमसे कल एग्जाम में फंसेंगे, लेकिन फंसेंगे तब जब तुम उनको आज सॉल्व नहीं करोगे। अगर कोई क्वेश्चन डाउट आया और तुमने उसको आज के आज क्लियर नहीं किया, कोई क्वेश्चन तुम्हें डाउट आया तुमने उसको आज के आज क्लियर नहीं किया, तो वो कल तुम्हारा डाउट आएगा ही आएगा। इसलिए है जो भी डाउट है उसको आज के आज ही क्लियर करो। बेस्ट पढ़ाई है फिजिक्स की। रिवीजन, एक बात याद रखो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स इतने अच्छे बनाओ कि तुम्हारे अगले 2 साल तक काम आए, नोट्स इतने अच्छे बनाओ कि अगले 2 साल तक काम आए। तुमको मैं अपने नोट्स दिखा नहीं सकता, भी दिखाता, वरना कोई ऑफलाइन का बच्चा है उसको मैं दिखाता भी अपने नोट्स। मेरे पास आज से 11 साल, मैंने 2010 में 11 में अपनी कोचिंग करी थी कोटा में, तो उस टाइम के नोट्स मेरे पास आज तक रखे हैं। कुछ बच्चे जो मेरी क्लास में आते थे ऑफलाइन में उनको मैंने दिखाए भी होंगे अपने नोट्स, मेरे वो उस जमाने के नोट्स आज तक रखे हैं। तो मैंने नोट्स इतने बेहतरीन बनाए थे कि वो आज तक मेरे काम आ रहे हैं, मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स। तो नोट्स इतने अच्छे बनाओ कि तुम्हारे कम से कम 2-3 साल चले। ठीक है, ट्वेल्थ के अब भी चल रहे हैं। हाँ,
तो नोट्स इतने अच्छे बनाओ कि तुम्हारे हमेशा काम आए। दूसरी बात, नोट्स रट लो, नोट्स इतने अच्छी तरह पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो कि तुम्हें नोट्स रट लो। तुम जब आंखें बंद करो और तुम ये रिवाइज करने की कोशिश करो ना, तो तुम्हें वो पेज याद आ जाए किस पेज पे मैंने लिटरल पढ़ा था, लेफ्ट वाला पेज था, राइट वाला पेज था, ऊपर लिखा था कि नीचे लिखा था, ये तुम्हें सीधे सीधे याद होना चाहिए। इतने अच्छे से रटो नोट्स, क्योंकि अगर बच्चों नोट्स रट लिए, नोट्स में क्या है, फॉर्मुले हैं, फॉर्मुले रट लिए और सब मैक्सिमम तुम्हारे फॉर्मुले आने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज कृपया करके इन सब चीजों को फॉलो करें, और धीरे धीरे होगा, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में हो जाएगा। ठीक है, नोट्स अच्छे बनने चाहिए, पर अपने हाथ के, किसी और के लिखे हुए नोट्स काम के नहीं है। किसी और के लिखे हुए नोट्स तुम कॉपी कर रहे हो, बिल्कुल बेकार चीज है वो, फिर तो करो ही मत, पढ़ो ही मत उसको, सच ही होगा। अपनी क्लास में पढ़े हुए चीज और अपने हाथ से लिखी हुई चीज ही तुम्हें आगे 6-7 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद समझ में आएगी। चलो, क्या था, हाँ कहाँ था, तो मैंने ये कर दिया। सर एक बात और बताइए कि कितने दिन में कम से कम कितना कितना टाइम फिजिक्स को दें। अच्छा, फिजिक्स को टाइम कितना दें, एक काम करेंगे, मैं थोड़ा एक आध दिन रुक जाओ, मतलब मैं, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सिलेबस भी थोड़ा जल्दी करना है, हमारा सिलेबस थोड़ा सा पेंडिंग है, तो मैं बताऊंगा टाइम के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक क्लास लूंगा। एक टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सब के बारे में एक क्लास लूंगा। ठीक है, आधे घंटे की क्लास या आपको मैं ले लूंगा। एक और बात, इस संडे को, कमिंग संडे को आपका टेस्ट है। ठीक है, बहुत लेट ले रहा हूँ, मैं मानता हूँ लेट टेस्ट में काफी लेट ले रहा हूँ। इस संडे को आपका टेस्ट है। टेस्ट में सिर्फ आने वाला है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आएगा। टेस्ट कैसे होगा, मैं अभी उस पर विचार कर रहा हूँ, टेस्ट मैनेज कैसे करना है। मैं इस पर सोच रहा हूँ एक क्विज बना दूंगा, क्विज बना के आप लोगों को भेज दूँ, और आप लोग उसको फिर उसको सबमिट कर दोगे, तो मेरे पास जिसका आंसर आ जाए, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वरना हम लाइव टेस्ट करेंगे। लाइव टेस्ट मेरा कहने का मतलब है कि मैं बुला लूंगा कि आप लोग सब ऑनलाइन आओ, उस टाइम पेपर दो, और पेपर मतलब उस टाइम मैं आपको पेपर दूंगा, तो उसके बाद चाहे आप ऑफलाइन चले जाना पेपर देना, उसके एक टाइम के बाद मैं आपसे आंसर मंगा लूंगा। तो वो अपन डिसाइड कर लेंगे संडे को, लेकिन टेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा आएगा उसमें। उसमें कौन की मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रे ऑफ, जो जो भी रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा है, प्लेन मिरर, एंगल ऑफ डेविएशन, नंबर ऑफ मेरे इमेजेस, सब कुछ आ सकता है उसमें। तो हाँ, तो अपने यहाँ पढ़ लिया, लेटरल शिफ्ट भी पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम जगह पे तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अच्छी किताबों में मिलेगा, अच्छे नोट्स में भी मिलेगा तुम्हें। तो क्वेश्चन करते हैं अपन, मुझे निकालने दो नोट्स, क्योंकि मैं डेटा खराब नहीं करना चाहता। क्वेश्चन है आपके सामने, एक सेकंड एक सेकंड, डेटा अगर गड़बड़ होती है तो बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, फाइंड, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द नेट एंगल ऑफ डेविएशन डेविएशन इन द गिवन फिगर बिलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं तो इसे बहुत अच्छी क्वेश्चन कैटेगरी में रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, और थोड़ी सी हल्की सी, बहुत ही हल्की सी मैथमेटिक्स भी यूज होगी इसमें। तो सुनो, मान लीजिए आपके सामने एक ड्रॉप है। क्या है, आपके सामने एक ड्रॉप है, इस तरह से एक ड्रॉप है, एक स्फेरिकल ड्रॉप है। वैसे तो आपके लिए गोले गोले से मतलब है, सर्कुल मानना है बस। ठीक है, और सुनना, मैंने क्या बोला यहाँ पे, कि यहाँ पे एक लाइट आती है, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, हर किताब में आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्पल। और यहाँ से आपकी एक लाइट आ रही है इस तरह से, यहाँ पे एक लाइट आ रही है आपकी इस तरह से, और वो आपका एंगल बना रही है कुछ। ये नॉर्मल है यहाँ पर। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सही डायग्राम होना चाहिए, बाद में मुझे ये दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये होगा, ये आपका हो गया। और यहाँ पे ये जो एंगल बना रही है, इसके साथ में एंगल बना रही है आपका 60 डिग्री का एंगल बना रही है, इसके साथ में ये नॉर्मल है। इसके साथ नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। तो ये नॉर्मल बना रही है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। आपके पास में है 3 मिनट के आसपास का टाइम, क्वेश्चन कोशिश करिए निकालने की, सिर्फ इतना ही दिया है। किताबों में क्या होता है कि पूरा पूरा फिगर एक साथ दे देते हैं, तो बच्चों को लगता है कि पूरा फिगर में दे रखा, नहीं। फिगर अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना ही कुछ मिलता है, करने की कोशिश कीजिए, कौन बच्चा करता है देखते हैं। अच्छा, म्यू नहीं दिया मैंने, तो म्यू को आप ले लो, म्यू आप ले लोगे ड्रॉप का √3। ये ड्रॉप है, एक स्फेरिकल या सर्कुलर ड्रॉप मान लो इसको, इसका म्यू आपको √3 दे रखा है, और आपसे बोलता है फाइंड द नेट एंगल ऑफ डिविजन। करिए कोशिश, 2 मिनट का 3 मिनट का टाइम है आपके पास, चलिए करिए ट्राई। इतने में अगर किसी को कोई डाउट वाउट है तो पूछ सकता है, अगर कोई सवाल नहीं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, बहुत ही अच्छी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, और इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। रुचि जी का आंसर आया 30 डिग्री, मीनू जी का आंसर आया 30 डिग्री, उसके ऊपर आंसर 60 डिग्री आया, ऊपर से आ रहे हैं। सुनो आंसर क्या हो गया। पहली बात बताऊँ, इसमें इसमें बच्चों के एक आध बच्चे का आंसर सही भी है। ठीक है, वेरी गुड, जिसने किया मजा आ गया।
आई होप कि ऐसे ही किया होगा। लेट्स सी कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो देखो मैंने डेटा सब सही सही दिया, बस मैं चेक कर लूँ फाइनली कहीं गड़बड़ ना हो जाए आपके साथ में। ठीक है, आंसर आ रहा है, चलो मैं आंसर बता ही दूंगा। आंसर आ रहा है, अच्छा तृप्ति जी आंसर आपने आंसर किया 60, मीनू जी 30 किया है और रिचिन 30 किया है। पहले तो बता दो क्लॉकवाइज आ रहा है फाइनल आंसर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये भी तो बताओ। बताया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी बताना जरूरी होता है, राइट। तो देखो ये फिगर की क्वेश्चन को मैं टच नहीं करूंगा ताकि आप बाद में क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो आपकी फिगर को कुछ ना हो, तो मैं सोल्यूशन वाली फिगर अलग बना रहा हूँ। सुनना, यहाँ सोल्यूशन बना रहा हूँ, उसको फिगर बना रहा हूँ, थोड़ा साफ साफ देखने की कोशिश करना कम से कम। देखो यहाँ पे सोल्यूशन वाला पार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्लॉकवाइज बोल रही तृप्ति जी, हैप्पी जी बोल रहे हैं 60 डिग्री क्लॉकवाइज। चलो देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इस लाइन को, ये ऐसे नॉर्मल है, इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ जानबूझ के। मेरा रीजन है क्यों है समझना। देखो ये ज्योमेट्री आती है, बचपन में आपने थोड़ा बहुत तो टेंजेंट पढ़े होंगे, सर्कल पढ़ा होगा, टेंजेंट पढ़ी होगी। अगर सर्कल पे कोई टेंजेंट डालते हैं, कहीं भी कोई टेंजेंट डाली है और टेंजेंट से जो नॉर्मल निकलती है वो कहाँ से गुजरती है, वो हमेशा सेंटर से गुजरती है। पता है ना कैसे? क्योंकि रेडियस जो होता है हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। हाँ या ना करते रहना, अब हाँ या ना करना जरूरी है। अब लिखो चिपको मत, अब मेरा सुनो और हाँ या ना करो। क्या तुम्हें ये बात पता है कि सर्कल पे अगर टेंजेंट होती है उससे परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या आपके रेडियस की तरह होती है, सेंटर से गुजरती है? हाँ के ना? हाँ गुजरती है। तो क्या अगर मैं यहाँ पर आपका नॉर्मल डाला है, अगर ये लाइन नॉर्मल रिप्रेजेंट करती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई ना कोई टेंजेंट रहेगी तभी नॉर्मल आएगा। यानी ये नॉर्मल है, यानी नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है, यानी ये पॉइंट आपका सेंटर से पास किया होगा, ये लाइन सेंटर से पास की हो गई। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो ऐसे है और यहाँ से वो एंगल क्या बना रही थी आपका 60 डिग्री बना रही थी। चलिए तो ये फर्स्ट वाला आपका, इसको मैं I1 बोलता हूँ। I1 क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री बराबर। अब लाइन क्या होगी, अब लाइन अंदर से जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। जब रिफ्लेक्ट होगी अंदर का बाहर, अगर कुछ नहीं देखा तो एयर मानूंगा, रिफ्लेक्ट होगी तो आपकी नॉर्मल के पास जाएगी। तो मान लीजिए इस तरह चलेगी, मान लीजिए इस तरह से चलेगी। ठीक है, साफ सीधी बात है ये एंगल कम होगा और साफ सीधी बात है इस एंगल को हम निकाल भी सकते हैं। अभी निकाल नहीं रहा हूँ, हर बच्चा इस एंगल को निकाल भी सकता है। अब सुनना, अगर बात करते हैं यहाँ पे तो देखो ये एंगल हर बच्चा निकाल सकता है। ये एंगल आपने निकाला भी होगा, कितना निकल के आया होगा, तो मैं उसको स्नेल्स लॉ से निकाल सकता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अभी मुझे निकालना नहीं है। कहने के लिए मान लो मैंने इसको अभी के लिए R1 बोल दिया क्योंकि पहला रिफ्लेक्शन है। अब सुनो, अब बात यह है कि यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन होगा दूसरा तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे क्या बनानी पड़ेगी, नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल बनानी पड़ेगी। नॉर्मल के बाद क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे वापस क्या होगा आपका, यहाँ से फिर से रिफ्लेक्शन होगा। लाइट क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी आपकी, लाइट हो जाएगी बाहर। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये भी 60 डिग्री पे बढ़ जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी मुझे नहीं पता, पर इतना पता है नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये डायग्राम बन गया। ये डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा, जिसने डायग्राम नहीं बनाया होगा तो उसके लिए मुश्किल है। अब आती है यहाँ पे ज्योमेट्री। अब सुनो ज्योमेट्री आती है, सारा कंसेप्ट है सर मैं R1 तो निकाल लूंगा, पर दिक्कत ये है कि ये वाला एंगल कितना होगा। अगर ये वाला एंगल नहीं मुझे पता लगा तो मैं सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ सर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए दिमाग लगाते हैं। सुनो तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, मैं ये बोल सकता हूँ सर देखिए कि सर अगर ये नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है और मैं क्या जानता हूँ नॉर्मल हमेशा सेंटर से गुजरता है, तो ये वाली लाइन भी सेंटर से गुजरनी चाहिए। एक बात याद रखना, सर्कल में जो नॉर्मल बनाते हो, नॉर्मल एट एनी पॉइंट, ये पढ़ा होगा बचपन में, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल पासेस थ्रू सेंटर। ये वाली बचपन की बात है, पासेस थ्रू सेंटर। थ्रू मैंने छोटे में लिखा है, सेंटर से पास करिए। अब हर बच्चा ये भी जानता है कि सर सेंटर से पास करने वाली लाइन और पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस होती है। यानी ये क्या है आपका, ये रेडियस है, तो ये भी कितना होगा, रेडियस होगा। हाँ के ना? हाँ सर बिल्कुल होगा। अब ज्योमेट्री आती है। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं बड़े प्यार से, इस ट्राइंगल को देखो, इस ऐसे जो बन रहा है सेंटर पे जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, क्या ये रेडियस है? हाँ सर ये रेडियस है। क्या ये भी रेडियस है? हाँ सर ये भी रेडियस है। अगर दोनों रेडियस हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और बच्चा बच्चा जानता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती हैं और उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं क्या वो भी होते हैं आपके बराबर होते हैं। पता है कि नहीं बात मैंने बताई थी आपको। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर आपने बना दिया, क्या फिर आप जानते हो कि साइड अपोजिट टू द sides opposite to the equal angles are equal, या एंगल opposite to the equal sides are equal। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल भी क्या होंगे आपके बराबर होने चाहिए। तो उसका मतलब अगर ये रेडियस है, ये रेडियस बराबर है, तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए, बराबर। अगर मैंने इस एंगल का नाम क्या किया R1, तो इसका भी नाम क्या होना चाहिए, R1 ही होना चाहिए। मतलब बच्चों ये वाला एंगल भी आपको क्या मिल जाएगा, R1 मिल जाएगा। आई होप कि सिंपल सी बात भी आपके समझ में आई होगी। अब इतना इतना तो समझदार कोई बच्चा हो सकता है, इतना समझदार तो कोई बच्चा भी हो सकता है कि अगर ये R1 होगा तो ये भी क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी I ही होगा, I1 ही होगा। क्यों? अबे क्योंकि यहाँ पर
यहाँ पर घुसते हुए जो एंगल थे क्या वो निकलते हुए सब कुछ सिमेट्रिकल चल रहा है ना, वहां से सब कुछ निकल रहा है। अब बात है कि I1 कितना है 60। मेन मुद्दा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है आपका इस R1 को निकालना है। जिसने R1 निकाल लिया क्वेश्चन सोल्व कर लेगा। सुनो, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे R1 की, तो R1 के लिए यहाँ पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ। आई होप कि दूसरे वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दूसरे वाले में कोई स्नेल्स नहीं होगा। पहले वाला ये R1 का कंसेप्ट समझ में आ गया, तो ये देखो अबे R1 I1, जब I1 R1 था तो वहाँ पे R1 I1 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाता हूँ मैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है आपका? स्नेल्स लॉ बोलता है म्यू1 साइन I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, म्यू2 साइन R बोल सकता हूँ। ठीक है, R1 बोल दिया मैंने। ठीक है, ये वैसे I1 I2 का कोई कंसेप्ट नहीं है, फिर भी हमने लिखा है म्यू1 हो गया। एक्चुअली कुछ किताबें इसको I1 ना लिख के इसको E लिखती हैं, और E को बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, पर हमने दिमाग लगा के बता दिया कि I और E बराबर होंगे यहाँ पे। तो यहाँ म्यू1 कितना है, बात एयर है 1, साइन I1 साइन कितना है, साइन 60 हो गया यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू2 कितना दे रखा है आपको, √3 दे रखा है। साइन R1 निकालना है। साइन 60 कितना होता है, बच्चा बच्चा जानता है सर, √3/2 होता है। नहीं पता तो प्लीज याद रखें। R1 यहाँ से आप काटापीटी मचाओगे, साइन R1 किसके बराबर आ जाएगा, तो साइन R1 आ जाएगा आपको 1/2 के बराबर। और हर बच्चा बता सकता है कि इसकी वैल्यू R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, साइन 30 डिग्री पे आपका साइन 1/2 होता है, 30 डिग्री पे साइन 1/2 होता है। अगर R1 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी R1 कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 ये भी कितना हो जाएगा 30। यानी मैं साफ साफ बता सकता हूँ कि E या फिर जो भी I1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। R1 तो आप निकाल चुके, ये R1। अब सुनो, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, कोई जरूरत नहीं है लाइन बनाने की। वैसे लाइन बनानी चाहिए, लाइन बनानी चाहिए, अच्छा तरीका वही माना जाता है, पर बिना बनाए भी काम चल जाएगा। आपका मेन मुद्दा लाइन बनाने का क्या है, देखो क्या ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, हाँ सर ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है। क्या ये सेकंड रिफ्लेक्शन है, हाँ सर सही, ये सेकंड रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा सर, एंगल ऑफ डेविएशन कहीं भी लगाओ, क्या मॉड I माइनस आर मैंने याद करने की बोला था आपको, हाँ सर मॉड I माइनस आर याद करने की बोला था। अब डेल्टा फर्स्ट लगाते हैं तो उसमें भी मॉड I माइनस आर लगा दोगे, तो मॉड I माइनस आर अगर मैं लगाता हूँ तो कितना आ जाएगा सर 60 माइनस 30, तो आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब मेन मुद्दा है क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आप इसके लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम लगाना पड़ेगा। देखो ये वाली लाइन इंसिडेंट रे जा रही है ऐसे, ये जा रहा है, ये ओरिजिनल पाथ ऐसे चला गया। अब ऐसे चला गया तो कैसे गया, क्लॉकवाइज गया है, यानी ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री क्लॉकवाइज। दूसरा, यहाँ पे ये था ओरिजिनल पाथ, ये था ओरिजिनल पाथ, ठीक है, ये ओरिजिनल पाथ था, तो यहाँ पे तो दूसरा भी क्लॉकवाइज यानी दूसरा भी जुड़ेगा। अच्छा दूसरा तो हम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल तो लेते हैं पहले। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है सर, हमेशा फॉर्मूला मैंने याद करने के लिए क्या बोला है, I माइनस आर का मॉड लगा दो। तो इसमें भी क्या होगा, मॉड I माइनस आर, वैल्यू तो सारी सेम है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे आपने I1 बोला था और वही वाली बात है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप मैंने कुछ गलती दिया, सॉरी ये आपका 60 होगा ना, ये सॉरी 60 होगा, यहाँ 60 होगा, तो यहाँ पे क्या लगा दो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू, ये भी क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्या आएगा, ऊपर डायग्राम बता चुका हूँ, क्लॉकवाइज आएगा, तो मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख सकता हूँ आपका, ये सर आपका क्लॉकवाइज निकल के आएगा। दोनों क्लॉकवाइज है तो डेल्टा नेट क्या हो जाएगा, दोनों अगर क्लॉकवाइज है तो सर डेल्टा नेट जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, दोनों सेम है ना, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों जुड़ जाएंगे। अगर एक अपोजिट होते तो कट जाते, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो आपका आंसर जाएगा 60 डिग्री। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री क्लॉकवाइज। कुछ बच्चों के आंसर सही थे, बहुत बढ़िया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन अच्छा था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको डालता हूँ, पर समझ में आया कि नहीं आया। तृप्ति जी का आंसर सही था, बाकी दो एक बच्चे का आंसर सही था, हैप्पी जी का भी शायद आंसर सही था। समझ में आया नहीं, अब प्यारा क्वेश्चन है ये, प्यारा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, बस थोड़ी सी ज्योमेट्री है। ठीक है, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई इलाज है नहीं। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें मैं ABCD पढ़ाऊं यहाँ पे बैठ के, तो वो तो नहीं होने वाला। तुमसे बोलूं बताइए इतना है, इतना होता है, एंगुलर डेविएशन क्या होगा, ये सब तो ना होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे ही होंगे, पर अगर नहीं हुआ है, ना होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात में है कि होने ना होने के बाद में जब मैंने समझाया तब समझ में नहीं आया, उसमें प्रॉब्लम है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं बता सकता हूँ आपस में, लेकिन मेरे ख्याल से डाउट होना नहीं चाहिए। बाकी प्लीज एक बार घर पे जाकर रिवाइज जरूर करना, तभी आपको समझाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और अभी सॉल्व करो इसको। ठीक है, अभी सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, आपके पास में इस क्वेश्चन के लिए 3 से 4 मिनट है, करो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन की कैटेगरी है, प्लीज इसको करो। रिया जी मजा आ गया, हाँ मजा आ गया, चलो। मजा आने वाले पे मैं एक छोटा चुटकुला सा सुनाऊंगा, चुटकुला नहीं है। एक बार क्या होता है कि राहुल गांधी से इंटरव्यू होता है, और मेरा नहीं, मतलब किसी बड़े पत्रकार ने राहुल गांधी का इंटरव्यू लिया था। और खैर उसके ये इसको गलत तरीके से मत लेना। राहुल गांधी से एक बार इंटरव्यू ले लेते हैं एक पत्रकार, और फिर उससे बोलते हैं कि आपकी सरकार ने क्या किया, पिछली सरकार ने आपकी क्या किया था। ठीक है, देखो मेरा सवाल मैं बोल रहा हूँ, सवाल भी पढ़ते रहना, मैं जो भी सुना रहा हूँ वो पता लगे। तो उसने बोला आपकी सरकार ने क्या किया, तो उसने बोला कि हमने अपनी सरकार में महिलाओं को इतनी शक्ति दी,
उनको इतने राइट्स दिए, उनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी कि हर महिला अधिकारी या हर महिला सांसद हमारे पास आके क्या बोलती है, मजा आ गया सर, मजा आ गया। और वो बोलते हैं कि भाई राहुल जी कि भाई, और मैं ये मजा अपने देश की हर नारी को देना चाहता हूँ। ठीक है, वो इतना गंदा साउंड कर रहा था उस टाइम पे, इतना गंदा साउंड कर रहा था, वो इंसान सोचता नहीं कि उसकी बातों को कितना गंदा मतलब निकाला जा सकता है, कि हमने अपनी नारी शक्ति को इतना इतना वो दिया है, इतनी शक्ति दी है कि हर औरत बोलती है कि मजा आ गया सर। हिमांशु जी, और मैं ये मजा हर औरत को देना चाहता हूँ। अरे यार क्या बोल रहे हो तुम, खेल गया, हाँ हाँ खेल गया। इंशाल्लाह जी आपको राहुल गांधी जैसे पसंद नहीं आएंगे। इनका इनका तो अलग ही है, इनका तो अलग ही माहौल है। एक बार क्या होता है, मतलब सोनिया गांधी जी एक वहां पे जाती है, रायबरेली उनकी वो है ना, तो वहां पे जाती हैं और उनकी हिंदी थोड़ी कमजोर है, सब जानते हैं उनकी हिंदी कमजोर है। अब तो अच्छी हो गई है, पहले जब नई 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 वो लड़ती थी तो हिंदी कमजोर थी। तो मतलब क्या हुआ कि भाई गांव वासियों ने बोला कि मैडम हमारे घरों में पानी की सुविधा नहीं है, हमारे घरों में नल की सुविधा नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं हर घर में एक नल लगवा दूंगी, मैं हर घर में एक नल लगवा दूंगी। ठीक है, तो हर घर में एक नल लगवा दूंगी। अब हुआ क्या कि अगले बार अगले दूसरे गांव में जाते हैं, जब दूसरे गांव में जाते हैं तो उनसे बोलते हैं कि मैडम हमारे गांव में शमशान नहीं है। सोनिया गांधी जी बोलती है कि मैं हर घर में शमशान खुलवा दूँ। तो भाई कांग्रेस की नीति कांग्रेस ही जाने, हर घर में शमशान खुलवा देंगी मैडम। यार ये सोचते ही नहीं है टीवी पे क्या बोलने वाले का क्या मतलब निकाला जाएगा, इतने बड़े लीडर बनते हैं ये। बताओ रे आंसर क्या होगा तब तक। ठीक है, चलो पॉलिटिक्स में कोई बात नहीं करेंगे, हम पर पॉलिटिक्स की बात नहीं करें, मजे की बात कर रहे हैं, अपन खेल रहे हैं हम ये, मैं भी यही सुनना चाहता हूँ, मैं भी ये बोलना चाहता हूँ कि मजा आया कि नहीं आया। और मैं हर लड़का लड़की नहीं, हर बच्चे को मैं ये मजा दिलवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ने में मजा आना चाहिए आपको, ताकि हर बच्चा बाद में से बोले कि मजा आ गया। हाँ निखिल सही है आपका आंसर, निखिल का आंसर 1.2 आया है, सही है। अब तो नोटी और वीड वगैरह चल रहा है, वो तो यार देखो लीडरों का क्या है, इनको कुछ उल्टी सीधी बातें बोलनी है, और हम जैसे जो लोग हैं वो बस फालतू फालतू पे खुश होते रहते हैं। सही है आपका है पीजी 1.32 फर्स्ट का आंसर है। ये क्वेश्चन मेरे से मत करवाया, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन आज का नहीं, वैसे क्वेश्चन पिछले क्लास का क्वेश्चन है, वैसे इस क्लास का नहीं है क्वेश्चन। खेल तो हैप्पी गया, हाँ बातें भी कर रहा है, आंसर भी दे रहा है, और हिमांशु देख रहे हैं कि कौन कौन खेल रहा है। अच्छा मुझे एक बात और करनी थी आपसे। 1.0 अस्सी बिल्कुल ठीक है आंसर, वेरी गुड। कितने बच्चे हैं हमारे पास में, 11 12 तो हैं, 11 बच्चे हैं। 1.0 समाला बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। दूसरा आंसर भी कर दो भाई। 6.25 आंसर आया है आपका निखिल का, सॉरी हैप्पी का, सॉरी हैप्पी का आया है 6.25, शायद आंसर आपका सही है, आई गेस सही है, वेरी गुड। आप लोग कर चुके हो। तो फर्स्ट पार्ट आपको बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन की, तो आप बोल रहा है अ टैंक फिल्ड टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, मतलब एक टैंक है, आपने टैंक बना दिया इस तरह से, और उसकी उसमें डेप्थ या पानी भर दिया, उसमें कितना पानी भर दिया आपने, 12.5 सेंटीमीटर भर दिया आपने, यानी डी हो गया आपका 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपने क्या किया, एक एपरेंट डेप्थ ऑफ नीडल, कोई नीडल रख दिया आपने फ्लोर पे, यहाँ पे नीचे बॉटम ऑफ द टैंक पे, और उसका जो एपरेंट डेप्थ आ रही है, यानी उसकी जो डी डैश आ रही है, कितना बता रहा है कि 9, हमेशा जो सरफेस से लिया जाता है, ये वाली बात भी याद रखना, हमेशा सरफेस से जाती है, डी डैश कम आ रही है, तो ये कितना आ रहा है आपका 9.4 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से ओ डैश हो गया, और ये क्या हो गया, ओ हो गया। तो ये वाली बात हमने समझ पड़ी थी। फॉर्मुला क्या होता है सर, फॉर्मुला होता है आपका डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, इसी तरह से याद करना है। वन किसको लेंगे, टू किसको लेंगे, ऑब्जेक्ट का रखा है यहाँ पर रखा है, तो आपके ऊपर जाएगी काम की रेस। ठीक है, तो ये इसको आप वन ले लोगे, इसको ले लोगे आप टू। अगर ये वाटर है तो यहाँ पर मान लिया आपने म्यू डब्ल्यू ले लिया, और यहाँ पे आप बाहर कुछ नहीं दिया रखा था, आप एयर मान के चलते हो, तो वो म्यू वन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ आपका डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू टू हो जाएगा, म्यू एयर डिवाइडेड, देखो बच्चों से गलती म्यू टू और म्यू वन में ही होती है, तो उसका खास खास क्या रखना है। वैसे इस तरह क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम बहुत सारे करे थे, अब नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अगर हम वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पास वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, सॉरी 12.5 नहीं,
यहाँ पे आ जाएगा आपका 9.4 डिवाइड बाय 12.5 इज इक्वल टू म्यू एयर ये। तो बस तो डिवीजन थोड़ा डिवाइड तो करना पड़ेगा, पर इतना तो आप समझदार हो कि डिवाइड तो कर ही सकते हो। तो म्यू वाटर को जब आप निकालते हो तो यहाँ से आएगा आपका 12.5 डिवाइडेड बाय 9.4। मेरे ख्याल से ये आंसर शायद आपका 1.32 के आसपास आता है, 1.32 के आसपास आता है ना, राइट? या फिर 1.329 कितना आता है, आई गेस इतना ही आता है, 1.329 के आसपास आता है। जिसको आप अप्रोक्सीमेटली इस म्यू वाटर को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1.33 लिख सकते हो। और मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता भी होगा, कि 1.33 ही होता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम 4/3 लेते हैं ना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेते हो आप लोग? 4/3 लेते हो। 4/3 की वैल्यू जब सॉल्व करोगे ना 1.33 निकल के आती है, ठीक है, वो आती है। तो इतना ही निकल के आना चाहिए था अब, पर ऐसा नहीं है, एग्जाम में तुम बिना देख के सोचो वाटर है और सीधे 1.33 मार्क आएगा, ये गलत माना जाएगा। क्योंकि क्या पता थोड़ा सा आंसर चेंज है, क्या पता थोड़ा, देखो ये तुक्के वाली चीज है। अगर मन किया कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, तुक्का मार के आ सकते हो, पर तुक्का तभी मारो जब तुम श्योर हो किसी चीज के लिए। कल को क्या पता वाटर को किसी सॉल्ट वाटर है कि सलाइन वाटर है कि लिक्विड कोई और कोई तरह का वाटर है, तो डिपेंड करता है ना। आइस है तो कुछ और है, तो चेंज कर सकता है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या रखा है? सेकंड पार्ट में रखा है अगर मैंने वाटर को हटा के अब नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड लेके आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 लेके आ गया, अप टू द सेम एट व्हाट इज द न्यू अपेंडेक्स। मतलब बोला कि सेम सवाल है, और सवाल में फर्क क्या है कि यहाँ पे एक नया लिक्विड डाल दिया, यहाँ पे नया लिक्विड डाल दिया, उसका मैंने म्यू क्या दे रखा है आपको? म्यू आपको 2 दे रखा है, और बाकी सब कुछ सेम है। डी आपका कितना है? 12.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। बोलता है अब क्या नया अपेंडेक्स होगा, तो बस फॉर्मुला लगाना है, इतना सिंपल फॉर्मुला है, म्यू 2 बाय म्यू 1। बस फर्क क्या है आपका? म्यू 2 तो आपका वही रहेगा, यानी एयर रहेगा, और म्यू 1 आपका क्या हो जाएगा? नया लिक्विड है, यानी लिक्विड जो आपका है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। बाकी वैल्यू तो आपको पटक नहीं आंसर निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 12.5 डिवाइड बाय 2 आप कर दोगे तो 6.25 निकल के आ जाएगा। किसी का अगर डायग्राम बनाने का मन है, तो कर सकते हो। हमेशा डी और डी डैश हमेशा सरफेस से काउंट होते हैं। डी और डी डैश हमेशा कहाँ से होते हैं? सरफेस से बनाए जाते हैं। तो आपका जो अगर पेन यहाँ पे रखी थी आपकी पहले ओ, उसका ओ डैश कुछ 6.25 पे यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा डी डैश, तो यहाँ पे आपकी उसकी ओ डैश बन जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल था, बहुत आसान सवाल था, लेकिन ये कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपका आंसर सही आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, फिर से फिगर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? फिगर है कि एक प्रिज्म आपको दे रखा है। प्रिज्म, अब बच्चे बोलेंगे सर प्रिज्म तो पढ़ाया नहीं बेटा। अबे प्रिज्म नाम ले तो ऐसे मर जाओगे क्या? अब एक सिंपल फिगर आपके सामने, ट्राइंगल है। अभी तक मैंने आपके सामने स्लैब, रेक्टेंगल स्लैब दे दी, ड्रॉप दे दी, तो अब मैंने ट्राइंगल दे दिया, इस तरह से मानो। अब स्लैब है और मैंने आपसे बोला कि भाई इस तरह की स्लैब है, इस पे आके ये तो नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे आके आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, सिल्वरिंग एक शब्द होता है, सिल्वरिंग। ये जब भी शब्द आएगा सिल्वरिंग, तो सिल्वरिंग को तुम ऑटोमेटिकली समझ जाना, सिल्वरिंग कर रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉलिशिंग। सिल्वरिंग का मतलब होता है पॉलिशिंग। और पॉलिशिंग हम क्यों करते हैं कि जो नेक्स्ट साइड होती है, हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं। यहाँ से पॉलिशिंग क्यों करी जाती है? ये करी जाती है टू मेक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई तो इसका मतलब वो क्या होगा? एक मिरर की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे आपका सीधी लाइन है तो इसका मतलब ये प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा होगा। सवाल है आपके सामने, इफ वन ऑफ द फेस ऑफ द गिवन प्रिज्म इज सिल्वर्ड, अगर एक फेस को हमने सिल्वर्ड कर दिया यानी मिरर बना दिया, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच द रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। मैंने बहुत बार बताया कि सेम ऑब्जेक्ट पे आपका इमेज बन गई, या जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते पे इमेज लाइन चली गई, उसके लिए क्या होता है? अच्छा सवाल है, ठीक है। आपके पास में है 1.5 मिनट इस क्वेश्चन करने के लिए। 1.5 मिनट से ज्यादा करना टाइम वेस्ट है। इस क्वेश्चन में 1.5 मिनट से ज्यादा लगाना टाइम वेस्ट है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपके सवाल में पूछा आपसे आई, कि आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि आपका जिस रास्ते से रे आ रही है वापस उसी रास्ते पे निकल जाए। जिस रास्ते से रे आ रही है वापस से उसी रास्ते निकले। 1.5 मिनट आपके पास में, ट्राई करो, उसके बाद हम छुट्टी कर देंगे आज की। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आज डिस्कशन नहीं किया, देखो थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, मॉड्यूल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आप लोग क्वेश्चन लगाते रहो, डिस्कशन हम जरूर करेंगे, डिस्कशन में कोई कमी नहीं है। और अगर आपसे कोई प्रिज्म का यू क्या है, अच्छा म्यू क्या है, वेरी गुड, ये सवाल अच्छा बोला, देना चाहिए था। जो प्रिज्म का म्यू आपको दे रखा है इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ √2। अच्छी वैल्यू लेना जरूरी है वरना आंसर कर पाते हैं। म्यू 2 दे रखा है आपको, प्रिज्म का जो म्यू है, ये प्रिज्म का वो म्यू आपको √2 दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड आपकी। मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था कि हाँ आज हमने मॉडल नहीं किया, लेकिन आप लोग क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। मैं आपको कल सुबह बता दूंगा कि और कितने क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं छूटने वाली, क्वेश्चन हम 100% डिस्कस करेंगे, लेकिन बस ये कब करेंगे? तो आप क्वेश्चन लगाते रहो, और प्लीज लगा लो यार, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है इसमें, IIT मेंस तक के लेवल के क्वेश्चन है इसमें, कर लो।
क्वेश्चन नहीं लगाओगे मेरी गारंटी नहीं है तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्वेश्चन लगाओगे मेरी गारंटी है कि आप सिलेक्शन के बहुत क्लोज पहुंच जाओगे, उसके बाद तो आपकी और भी प्रैक्टिस से डिपेंड करेगी। पर देखो एससी वर्मा मैंने भेज दी है, डीसी पांडे मैंने भेज दी है, नोट्स मैं भेज ही रहा हूँ, वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और बचा आपका ये मैंने ये भेज दिया, मॉड्यूल भेज दिया है। अगर आपने इतना लगा लिया ना फिजिक्स में यार, इतना भी अगर ढंग से कर लिया, नोट्स रट लिया आपने, ठीक है, और आपने ये क्या कहते हैं रोज क्लास अटेंड करी हमेशा, क्लास मत मिस कर देना यार, क्लास मिस करना बहुत बड़ी बुरी चीज है। क्लास अटेंड कर लिए टाइम टू टाइम, और आपने सवाल लगा लिए, नोट्स लिख के सवाल लगा लिए आपने। एससी वर्मा देखो, पहले आप नोट्स से सवाल करना, फिर आप मॉड्यूल के सवाल करना, फिर आप डीसी पांडे के सवाल करना, उसके बाद आप एससी वर्मा पे जाना, ये ऑर्डर है। एससी वर्मा नहीं करोगे चलेगा, चल जाएगा, चलने का मतलब है कि आपका काम चल सकता है। डीसी पांडे एक बार को नहीं करोगे थोड़ा सा तब भी चल जाएगा थोड़ा सा, लेकिन लेकिन अगर आपने मॉड्यूल नहीं लगाया और अगर आपने नोट्स के सवाल नहीं लगाए तो नहीं चलेगा काम। तो मिनिमम टू मिनिमम क्राइटेरिया आपका इतना तो होना चाहिए कि भाई मुझे सवाल नोट्स के और मॉड्यूल तो लगाने, मॉड्यूल में सवाल सफिशिएंट है, 200-250 सवाल है उसमें, और उसने सवाल भी लगा लिए काफी, एक टॉपिक के इतने सवाल काफी होते हैं। बताइए बच्चों के आंसर आ रहे हैं, 3-4 बच्चों के आंसर आ रहे हैं। मनदीप का आंसर 45 डिग्री है, शुमाला जी का आंसर 45 डिग्री है आपका, और हैप्पी जी का आंसर है साइन इनवर्स √3/√2। थोड़ा सा अजीब सा आंसर आया है। निखिल का आंसर 45 डिग्री है। चलो देखते हैं, 3-4 बच्चों का आंसर आ गया, थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो तो देखते हैं। तो क्या क्या करें सर, अगर मुझे कोई पाथ रिट्रेस कराना है, अब ध्यान दो ये बच्चा वही समझ पाएगा जिसने थोड़ा सा रिट्रेस पढ़ा है। मान लीजिए आपके सामने प्लेन मिरर है, मान लीजिए आपके सामने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है इस तरह से, ये प्लेन मिरर है, और अगर इस प्लेन मिरर पे मुझे कोई लाइट लानी है और मैं चाहता हूं कि जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से निकल जाए, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से निकल जाए, तो कैसे आनी चाहिए? क्या साफ सी बात है सर वो ऐसे आनी चाहिए कि जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से निकल जाए? तो साफ सी बात है, इसका क्या मतलब कहना चाह रहे हो सर आप? कहना चाह रहे हो कि ऐसे अगर आएगी तभी क्या होगा कि वो वापस वो ऐसे ही चली जाएगी, अगर वो ऐसे आएगी तो वापस भी क्या होगा, वो ऐसे ही चली जाएगी, राइट। अबे कोई लाइट है सीधी टकराई सीधी वापस ले जाएगी ना। तो हाँ, तो मतलब क्या वो आपका परपेंडिकुलर टकराना चाहिए? क्या वो आपका परपेंडिकुलर, क्या वो मिरर के साथ कैसे टकराना चाहिए सर? मिरर के साथ में अगर कोई लाइट परपेंडिकुलर टकराएगी, प्लेन मिरर के साथ में कोई लाइट परपेंडिकुलर टकराएगी, तो वापस से अपने रास्ते पे सेम टू सेम रास्ते पे चले जाएगी, ठीक है। अगर इस वाले सवाल की बात करता हूँ, तो मान लीजिए मुझे नहीं पता कि आपका यहाँ पे कितना एंगल है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितना एंगल है, लेकिन इतना पता है कि सर जब इस पे प्लेन पे टकराना चाहती है, जब इस लाइन पे टकराना चाहती है, तो अगर मैं जिस रास्ते से आई है वापस से उसी रास्ते भेजना चाहता हूँ, तो जरूरी है कि ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। आई होप से ये बात तो बहुत सिंपल से समझ में आनी चाहिए आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ सर। अगर ये इससे आई है ऐसे आई है, अगर मैं वापस से सेम रास्ते पे लेके जाना चाहता हूँ, तो साफ सी बात है कि यहाँ पे 90 डिग्री पे टकरानी चाहिए ही चाहिए। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? अब ये ट्राइंगल है ना, 90 डिग्री 30 डिग्री, ट्राइंगल कितना है 60 डिग्री। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, अभी तक सही सोच रहे हैं, बोलते हैं कि मुझे आई निकालना है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं सर 60 डिग्री, तो यहाँ पे स्नेस लगा देंगे, स्नेस लगाते हैं ऐसे सर म्यू1 बाहर को तो ये रहे साइन I1 आई इज इक्वल टू म्यू2 जो तो क्या आपको √2 दे रखा है इनटू साइन आर कितना 60 डिग्री लिख रहे हैं। ये है बहुत बड़ा पाप, ये बहुत बड़ा पाप है। क्यों ऐसे बच्चे गलती कर रहे हैं आपके डायग्राम में? देखो छोटी छोटी बहुत चीजें हैं, लेकिन वही है ना छोटी छोटी मगर मोटी वाली बातें। यहाँ पे नॉर्मल बच्चों ऐसे बनता है, नॉर्मल ऐसे बनेगा यहाँ पे 60 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो 60 डिग्री ये है नॉर्मल, ये है रिफ्लेक्टेड, तो ये होगा आपका क्या? ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 90 डिग्री नॉर्मल तो 90 डिग्री आता है, अगर ये 90 है तो आर आर कितना हो जाएगा सर? 30 डिग्री होगा। तो ये वाला पाप मत करना, किसी का बच्चे ने पाप किया होगा तो ये वाला पाप मत करना। तो यहाँ पे ध्यान दे लो, अब यहाँ पर है कि आपका ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लगाओ आप स्नेस लॉ, तो क्या हो जाएगा म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये प्रिज्म वाला हो जाएगा। बाहर कुछ नहीं दिया तो हम क्या लेते हैं? हमेशा एयर ले लेते हैं। आई मुझे निकालना है और आर क्या दे रखा है आपको? 30 डिग्री होगा। हैप्पी जी बोले दूसरा पाप किया, क्या पाप किया तुम भी बता दो अपना पाप। इस दुनिया में पापियों की कमी थोड़ी ना है, तुम सबका उद्धार हम ही करेंगे। तो ये 1 हो जाएगा साइन आई कितना हो जाएगा? वो तो निकालना है, साइन आई निकालना है। म्यू2 क्या हो जाएगा सर? म्यू2 आपको देखा है √2 साइन R2 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हर प्यारे प्यारे बच्चे को पता है कि कितना होता है आपका 1/2 होता है, ठीक है √2। यहाँ पे हो जाएगा 1/2। काटा पीटी मचाओगे, इतना मत बोलना कि √2 से 2 काटेंगे, तो हर बच्चे को पता होना चाहिए।
साइन आई क्या हो जाएगा यहाँ से 1/√2 आ जाएगा। यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू विल कम आउट टू बी 45। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिए थे, वेरी गुड, मजा आ गया। तुम लोग पढ़ रहे हो और ऐसे ही पढ़ते रहो। और कृपया करके अगर मैंने मॉड्यूल डिस्कस नहीं किया है, अगर मॉड्यूल डिस्कस नहीं किया तो एक काम करो, आपको जो डाउट्स हैं वो एक बार आप डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन कर लो। डिस्कस, मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर रखी है, नहीं रिकॉर्डिंग ऑन है, थैंक गॉड। ठीक है, तो जिनको भी डाउट है कृपया करके अपने डाउट डिस्कस किया करो डिस्कशन ग्रुप पे। अगर वहां पे किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है, किसी से नहीं हो पा रहा है, तो मैं हूं ही ना यार, मैं आपके मैसेज देख रहा हूँ, मैं इग्नोर नहीं कर रहा किसी को, आप सब मेरे अपने हो, मैं आप किसी को छोड़ने नहीं वाला, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन थोड़ा सा एक डेकोरम होता है एक चीज का, वो मैं आपको वापस नहीं बोलूंगा, उन सबके बारे में बोलना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पर एक डेकोरम बना के रखो, काम की चीज ज्यादा करो, काम की चीज ज्यादा करो जिससे आपको फायदा ज्यादा हो। ठीक है, रिपीटेशन मत करो, किसी चीज का रिपीटेशन करोगे तो फिर तो यार तोते बन रहे हो आप लोग। ठीक है, बाकी तो आप लोग समझदार हो, इतने तो समझदार आप सब लोग, इतने बड़े हो गए, थोड़े बहुत तो समझदार हो, तो भाई पढ़ाई पे ध्यान दें, बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा। और जो बच्चे नए आए, मैं उनको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने ऑडियो मैसेज भेजा था वहाँ पे, जो बच्चे नए आए जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक है, थोड़ा सा, नहीं राहुल तो आया था, क्या पता छोड़ के चला गया, राहुल आया तो था, छोड़ के चला गया क्या? राहुल को नींद आ गई भाई, राहुल भी अजीब आदमी है भाई। ठीक है, छोड़ो, मैं यार क्या बोलूँ, यूट्यूब पे भी वीडियो आती है। ठीक है, तो देखो बात ये है कि पढ़ाई करो यार। ठीक है, ये रिपीटेशन मत करो कि नोट्स क्या है, नोट्स क्या है, नोट्स क्या है यार, छोड़ो, मैं बार बार बात करना तो समझने में आता नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। आई होप कि आज की क्लास सबको समझ में आई होगी, आई होप कि आज की क्लास सबको समझ में आई होगी, थोड़ा मजा भी आएगा। आज हमने बहुत प्यारे प्यारे सवाल किए हैं, आज हमने बहुत ही अच्छे से सवाल किए हैं। ठीक है, तो प्लीज नोट्स को जाके जरूर ढंग से लिखना। ठीक है, और जाके प्लीज पढ़ना भी अच्छे से। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर 12th बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल गारंटीड आएगा आपका, प्लस ये सवाल आपके IIT और नीट में भी आते हैं सवाल, तो हम उसको अच्छे से अगली बार पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम पे। चलिए, टाटा, गुड बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट अर्षित, थैंक यू अर्षित, गुड नाइट मीनू, थैंक यू, चलो टाटा।